Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAB-free online classes, we'll be discussing a few MCQs from banking regulation and business laws. So in this CAB-free online classes initiative, हम हर सब्जेक्ट के जो कैब में इम्पॉर्टेंट हैं उनके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं. सो आज हम बीआरबीएल के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. ए डायरेक्ट्स बीज हिज एजेंट टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम. तो ए ने बी को बोला कि तुम ये घर मेरे लिए खरीद दो. बी टेल्स ए इट कैन नॉट बी बॉट एंड बाइज द हाउस फॉर हिमसेल्फ. ए मे ऑन डिस्कवरिंग दैट बी हैज बॉट द हाउस क्या कर सकता है. ए ने बी को बोला तुम मुझे घर खरीदवा दो. ए प्रिंसिपल, बी एजेंट है. बी ने उसको नहीं खरीदवाया, उसको बोल दिया कि ये तो मिलेगा नहीं और खुद खरीद लिया. तो इस सिचुएशन में ए क्या कर सकता है? कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. Compel him to sell to A at the price he gave for it, can file a case of fraud, can buy the house from B at market price. तो इस सिचुएशन में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में अगर ए ने बी को बोला था कि तुम मुझे घर खरीदवाओ और उसने खुद खरीद लिया, तो ए बी को कंपेल कर सकता है कि जितने में तुमने खरीदा है उतने में तुम ये मुझे भेजोगे. मार्केट प्राइस का सिचुएशन नहीं होगा, जितने में बी ने खरीदा है उसे ए को वो घर देना पड़ेगा उतने में. तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर है. अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि अगर एक एजेंट बिना प्रिंसिपल की नॉलेज के वो बिजनेस कर लेता है जिसके लिए वो एजेंट बना था, तो जो भी उसको बेनिफिट हुआ है उस ट्रांजेक्शन से वो उसको ए को यानी कि जो प्रिंसिपल है उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा. सेम इस सिचुएशन में काम उसने बी ने ए के लिए करना था लेकिन उसने उसका बेनिफिट खुद से ले लिया. तो इस केस में जो भी उसका बेनिफिट है उसको किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रिंसिपल को ट्रांसफर करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्रीमेंट टू सेल इज इनकरेक्ट. एक होता है सेलिंग का, एक होता है सेल, एक होता है अग्रीमेंट टू सेल. तो दोनों में डिफरेंस होता है. अग्रीमेंट टू सेल इज एन एक्ट इन विच द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर म्यूचुअल प्रोमिसेस. तो सेल में तो सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है. व्हेन दे आर येट टू परफॉर्म इट देन इट इज नोन एज अग्रीमेंट टू सेल. फिर द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज येट टू पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर at a later date after the fulfillment of certain conditions as agreed upon by the seller and the buyer. तो यहाँ पे ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होती है अग्रीमेंट टू सेल में, सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ही सेल होती है. तो ये भी सही है. रिस्क इज विद द बायर इवन दो द ही माइट नॉट हैव द पोजेशन. अब ये इनकरेक्ट है. अब अभी अग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, सेल तो नहीं हुई है. तो अभी भी जो रिस्क है वो किसके पास रहेगा? सेलर के पास रहेगा. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है. द सेलर में नॉट पार्ट विद द गुड्स अंटिल ही इज पेड द प्राइस. तो ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि सेलर हो सकता है तब तक पोजेशन ना दे गुड्स की जब तक उसे प्राइस नहीं मिलता. तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन इनकरेक्ट था. ठीक है. तो अग्रीमेंट टू सेल में पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर म्यूचुअल प्रॉमिस. अगर मैं और आप सेल का बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको सेल कर रही हूँ, तो मैं आपको पोजेशन दूंगी गुड्स की, आप मुझे पैसे देंगे. तो हम दोनों को अपने म्यूचुअल प्रोमिसेस फुलफिल करने पड़ेंगे, उसके बाद ही अग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होगा. और रिस्क तब तक सेलर के पास रहता है जब तक कि वो सेल कंप्लीट नहीं कर देता. The risk in goods is still with the seller and passes to the buyer only after the agreement to sell becomes sale. जब वो सेल बन जाएगा तब वो जो रिस्क है वो भी ट्रांसफर होगा इसके अंदर. ठीक है. एंड इफ द सेलर डज नॉट डिलीवर द गुड्स द बायर कैन क्लेम डैमेजेस इन अ सूट एंड कैन नॉट डिमांड द डिलीवरी एज द सेल इज नॉट येट कंक्लूडेड. तो हो सकता है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं सेल करूंगी लेकिन मैंने सेल नहीं किया, तो आप डिलीवरी डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपको डैमेजेस हुए हैं मेरा क्लेम फुलफिल ना करने की वजह से वो आप जो डैमेजेस हैं वो आप क्लेम कर सकते हो. चलिए. if the stipulation agreed to between the parties is essential to the main purpose of the contract and is of such a nature that if the stipulation is breached then the party to the agreement would have a right to treat the contract as a repudiated, then such a stipulation is known as. देखो, stipulation यानी कि कोई भी ऐसा टर्म एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर वो टर्म एंड कंडीशन जो स्टिपुलेशन है वो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, बेसिक टू द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही फुलफिल नहीं माना जाएगा. तो ऐसी जो स्टिपुलेशन है कंडीशन, जो कंडीशन है उसे क्या बोलेंगे? कंडीशन, वारंटी, गारंटी, सेंट्रल स्टिपुलेशन. तो उसे कंडीशन बोलते हैं. जो सेकेंडरी होता है स्टिपुलेशन उसे वारंटी बोलते हैं, लेकिन जो एसेंशियल पर्पस है, मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वही फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है.
ओके तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। तो अगर जो स्टिपुलेशन दोनों पार्टीज ने अग्री किया है वो मेन है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो कंडीशन है, लेकिन अगर वारंटी की बात करें तो वो कोलेटरल होता है। मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जो सेकेंडरी पर्पस हुआ वो वारंटी होगा। ठीक है, तो अगर तो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अगर वारंटी का केस आता है, ठीक है, द ब्रीच ऑफ सच अ स्टिपुलेशन गिव्स राइज टू ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। डैमेजेस के लिए आप सिर्फ क्लेम कर सकते हैं और गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपने मुझे गुड्स भेजे, कंडीशन फुलफिल्ड है, वारंटी फुलफिल्ड नहीं है, तो वारंटी फुलफिल ना होने पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। कंडीशन फुलफिल ना होने पे उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। अभी कंडीशन है या वारंटी है ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इवन ऐसा भी हो सकता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये डिसाइड कर लिया था कि पार्टीज ने अग्री किया था कि ये वारंटी है, लेकिन वो वारंटी का नेचर कैसा है, मेन है। मेन है तो फिर वो कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। ठीक है, कौन सी इनकरेक्ट है? इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन द गुड्स मस्ट कॉरस्पॉन्ड आइदर टू द सेल और द डिस्क्रिप्शन। अगर हमने सेल किया है बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन तो जो गुड्स हैं दे शुड कॉरस्पॉन्ड बोथ टू द सैंपल एंड द डिस्क्रिप्शन, दोनों से ही कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए, तो ये वाला इनकरेक्ट है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कंडीशन एंड वारंटीज मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये सही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशंस और वारंटी एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। केविएट एम्प्टर इज अ कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन दैट प्लेसेस द बर्डन ऑन सेलर्स टू रीजनेबली एग्जामिन प्रॉपर्टी बिफोर मेकिंग अ सेल। ये गलत है। केविएट एम्प्टर एक कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन है जो बायर पे ये बर्डन डालती है कि तुम बाय करने से पहले जो भी गुड्स हैं उन्हें ढंग से एग्जामिन करो प्रॉपरली। तो ये गलत है, तो 1 एंड 3 यहाँ पे गलत है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो कंडीशन और वारंटीज हैं इम्प्लाइड हो सकती हैं और एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस में रिटर्न है कॉन्ट्रैक्ट में, इम्प्लाइड में इंटरप्रिटेशन के थ्रू पता लगता है कि ये इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी है। ठीक है, इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे जो आपके गुड्स होंगे वो इट शुड कॉरस्पॉन्ड टू बोथ द सैंपल एंड द डिस्क्रिप्शन। केविएट एम्प्टर में बायर पे बर्डन है कि भाई आंखें खोल के ध्यान से परचेज करने से पहले देख लो। एक बार अगर तुमने एग्जामिन कर लिया ढंग से और फिर तुमने खरीद लिया, उसके बाद तुम्हारी गलती है, उसके बाद तुम सेलर पे बर्डन नहीं डाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Seller of goods is deemed to be an unpaid seller when the whole of the price has not been paid or tendered. तो सेलर ऑफ गुड्स को अनपेड माना जाएंगे, हो सकता है उसको पूरा प्राइस ना मिला हो या पार्शियल प्राइस भी ना मिला हो, तो वो अनपेड सेलर है, ये सही है। द सेलर कैन बिकम एन अनपेड सेलर इवन व्हेन द पेमेंट फॉर द गुड्स इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ चेक एंड द सेम इज डिसऑनर्ड। अगर हो सकता है कि आपने मुझे पेमेंट करी चेक में और वो चेक बाउंस हो गया, ठीक है, तो वहां पे भी मैं अनपेड सेलर बन जाऊंगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। द टर्म सेलर इंक्लूड्स कंसाइनर एजेंट हु हैज पेड फॉर गुड्स टू द सेलर। तो यहाँ पे कंसाइनर और एजेंट भी सेलर की डेफिनेशन के अंदर आता है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अनपेड सेलर जो होता है उसे या तो पूरी पेमेंट नहीं मिली, पार्शियल पेमेंट मिली है, या कुछ भी नहीं मिला है, या चेक जो उसको दिया था या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था वो डिसऑनर हो गया, वो अनपेड सेलर ही होगा। तो सेलर में कोई भी पर्सन जो सेल करने की पोजीशन में है वो सेलर बन जाता है इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। तो जो एजेंट है या जिसके पास बिल ऑफ लेडिंग है या जो कंसाइनर है, उन सबको हम सेलर की डेफिनेशन के अंदर ही रखते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You can also mail us at hello@edutab.co.in and you can also call us on this number. You can also submit your query in the comment section. So that's for today. Thank you so much.